Hello students, welcome back to your own series Concept of Physics Part 1 by SC Verma, and till now we have completed chapter number 3. Okay, chapter number 3 हमने complete कर लिया है और उसके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सब लगा लिए। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 क्या है? फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस। ये फोर्स की डिफिनेशन आप लोग क्लास 8-9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। व्हेन वी एक्सर्ट पुश और पुल ऑन अ बॉडी इट इज सेड टू बी फोर्स। ठीक है, जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने उस पर फोर्स लगाया है। ठीक, ये बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। आप लोग बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि अगर हम किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रहे हैं या अपने से दूर ढकेल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमने उस पर फोर्स लगाया, बल लगाया। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए, तो इसी पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला जो सर की बुक में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि फोर्स क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने उस पर फोर्स लगाया। ठीक, फिर क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी फोर्स लगाती हैं? अब हमने खींचा तो हम तो लिविंग बीइंग हैं, क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी फोर्स लगाती हैं? यस, नॉन लिविंग थिंग्स फोर्स लगाती हैं। नॉन लिविंग थिंग जैसे विंड होती है, जब वो ब्लो करती है, आप अगर खड़े हो या ये कोई कपड़ा है और कहीं पे किसी चीज से टंगा हुआ है, ठीक है, और जब विंड ब्लो करेगी, हवा चलेगी तो वो क्या करेगा? उड़ेगा। ठीक, तो क्या हुआ उस वक्त? विंड, वो नॉन लिविंग थिंग है, उसने भी फोर्स लगाया। ठीक, इसी तरह से आप जैसे मार्कर हमने होल्ड किया हुआ है तो मार्कर क्या कर रहा है? नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, हमें इसका वेट फील होगा। ठीक है, तो ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये भी फोर्स लगा रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी फोर्स लगाती है, लिविंग थिंग्स भी फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ओके, फिर अब जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, वो क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? सबको पता है, न्यूटन। ओके, ये साइंटिस्ट के नाम पे दी गई है। न्यूटन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके नाम पे इसकी एसआई यूनिट रखी गई न्यूटन। एक्चुअल में एफ क्या होता है? एम ए। एम क्या होता है? मास। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। ओके, मास के लिए डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन के लिए LT-2, तो इसकी क्या जाती है डायमेंशन? MLT-2 या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गई इसकी यूनिट। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं हम? न्यूटन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक, ये भी आप सबको पता है। ठीक है, अभी हम इस लेक्चर में न्यूटन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि न्यूटन एक्चुअल में थे क्या, क्या उनके बारे में था। ठीक है, पहले हम ये इंट्रोडक्शन इसका खत्म कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे कि न्यूटन के बारे में। ठीक, ओके। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक बॉडी ए रखी हुई है, एक बॉडी बी रखी है, जब ये एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? इन्होंने फोर्स लगाया। ठीक है, अब फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? दो मैग्नेट्स को थोड़ी सी दूरी पे रखो, अगर एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ सामने सामने आएगा तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है इसका और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगे। और यहीं पे अगर इसका भी नॉर्थ पोल और दोनों का नॉर्थ पोल सामने आ जाए तो क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो क्या हुआ? इन्होंने एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट नहीं किया, फिर भी क्या लगा? फोर्स लगा, ये पुश हुआ, पुल हुआ या पुश हुआ। ठीक है, दोनों केसेस में क्या कहेंगे कि हम फोर्स लगा, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, ओके। अब जब एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, ये इस पे फोर्स लगा सकता है, ये इस पे फोर्स लगा देता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा है तो दो क्वेश्चन होता है, किसने किसके ऊपर फोर्स लगाया, किसने फोर्स लगाया और किसके ऊपर फोर्स लगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे सामने आती हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी एंड फोर्स ऑन विच द बॉडी ऑन विच फोर्स इज एक्सर्टेड। पहला क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी, किस बॉडी ने फोर्स लगाया, और दूसरा बॉडी ऑन विच फोर्स इज एक्सर्टेड। ठीक, ये दो चीजें होती, पहली किसने फोर्स लगाया, दूसरा किस पर फोर्स लगा। ठीक है, तो अब जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग क्या है?
कि अगर एक बॉडी ए दूसरी बॉडी बी पे एफ फोर्स लगा रही है तो इसका मतलब है बी ए पे भी फोर्स लगा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस है। ठीक, ओके, इसको समझाते हैं। ऐसे एक टेबल पे ये बुक रखी हुई है, तो ये बुक क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है टेबल के, ये नीचे जाना चाहती है। अगर टेबल नहीं होगी तो यह क्या करेगी, नीचे गिरेगी। तो सिमिलरली टेबल भी फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में इसको रोके रखने के लिए। ये फोर्स जितना नीचे डायरेक्शन में लगाएगी उतना ही टेबल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तभी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में या यूनिफॉर्म स्टेट में या रुकी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये रुकी रहेगी। ठीक, चलिए अब हमें इसमें क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही। तो एक ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं, तो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगला पॉइंट क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अगर एक बॉडी पे 10, 12, 15 फोर्स लग रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट फोर्स, उसका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल समझाते हैं। ठीक, जैसे ये हमारी बॉडी है, एक फोर्स इधर से लगा F1, एक फोर्स इधर से लगा F2, एक फोर्स इधर से लगा F3 और एक फोर्स इधर से लग रहा है F4। ठीक, ओके, तो F1 की डायरेक्शन हो गई ये, F2 की डायरेक्शन ये, F3 की डायरेक्शन ये और F4 की ये। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबका रिजल्ट ही निकालना पड़ेगा। पहले F1 और F2 का रिजल्ट ही निकालेंगे, फिर उसका F3 से, फिर उसका F4 से, और इन सब में क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लेंगे। ठीक, तो F यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और इन सबका क्या होगा, वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ। ओके, दोनों लेके चलेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे और सम करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक सम नहीं करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। ओके, फिर सर की बुक में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसी में समझाया गया, जो भी मैंने समझाया था कि ये जो भी हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, अगर एक बॉडी पे F फोर्स लग रहा है तो दूसरी बॉडी पहली वाली बॉडी पे माइनस F1 फोर्स लगाएगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत से लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है वो अगले चैप्टर में बहुत डीपली समझ सकता है। ठीक, फिर सर की बुक के अकॉर्डिंग या जो भी हम जानते हैं अभी तक, फोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया फोर्स को। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है वीक फोर्स। ठीक, इन 4 फोर्सेस में डिवाइड किया गया है फोर्स को, पहला ग्रेविटेशनल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर न्यूक्लियर, फिर वीक फोर्स। इन चारों पे हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स अर्थ लगाती है किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचने के लिए, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ओके, और इसको और अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो बॉडीज अगर रखी हुई हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और किसी r डायरेक्शन पे रखी हुई हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसको लिखते हैं g से अपॉन r स्क्वायर। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या कहते हैं कि कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी मासेस की वजह से। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो मास होता है उसकी वजह से, इसका और इसका जो मास है उसके कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F=G(m1m2/r²। ठीक, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर ये कोई भी बॉडी रखी हुई है, दो बॉडीज रखी हुई है तो वो रखी रहती हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए किसी टेबल पे एक चौक और एक ये मार्कर रखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो अब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर नहीं रही, न वो उसको खींची न उसको खींची। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जी जो होता है ये इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, 6.67 × 10⁻⁻11 होती है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है।
ये तभी ऑब्जर्वेबल होगा जब ये मासेस बहुत ज्यादा हो और डिस्टेंस बहुत कम हो। ठीक है, ये ऊपर वाली क्वांटिटी बहुत बहुत बड़ी हो और नीचे वाली क्वांटिटी छोटी हो उनके कंपैरिजन में, तब जाके ये हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, जो हमारे अर्थ, जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बीच में ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, सन क्या, जो अर्थ क्या करती, सन के अराउंड रिवॉल्व करती, तो किस वजह से रिवॉल्व करती, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्व करती। ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत है, सन का मास जो बहुत है, और उनके बीच की डिस्टेंस उनके कंपेरेबल छोटी है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स वाला पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। जहाँ पे आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे वहां पे और अच्छे से इसको समझोगे। अभी क्या आपको इतना समझना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में दो बॉडीज अगर रखी हुई है, एक इधर रखी हुई है, तो ऐसा नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगी। ठीक है, वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है माना, लेकिन उनका मास तो इतना ही कम है। ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, ये हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ये वाला फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की जो सर की बुक में डिफिनेशन दी वो हम आपको पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, क्या दिया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी ऑफ मास m1 on the another such body of mass m2 kept outside the first body is g m1 m2 upon r square, where r is the distance between the center of the bodies. Thus, for calculation of gravitational force between two spherically symmetric bodies, they can be treated at a point mass placed at their centers. ठीक ठीक, तो क्या होता है, जब भी हम दो बॉडीज देखते हैं उनके बीच में निकाल रहे होते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो हम क्या करते हैं, उनके सेंटर के बीच से दूरी लेते हैं। ठीक, उन दोनों के सेंटर के बीच से दूरी लेते हैं। इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, तो इन दोनों के सेंटर के बीच से दूरी लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको कंसीडर कर सकते हैं कि ये पॉइंट मास है। ठीक है, ये पूरा मास एक सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है, ये m1 यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, इसी तरह से m2 यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है। अब हम इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। सर की बुक की जो डिफिनेशन की लास्ट लाइन है वो क्या कह रही कि हम जो पूरा मास है उसको क्या कर सकते हैं, एक सेंटर पे कंसेंट्रेटेड ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको पूरा मास ये लो, एक सेंटर पे कंसेंट्रेटेड मास m1 ले सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस कहाँ से देखनी है, दोनों के बीच के सेंटर से। ठीक है, बॉडी और जो पहली बॉडी है और दूसरी बॉडी, उन दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वो हमें देखनी है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल बॉडीज ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ जो लगाती है जो स्मॉल बॉडीज पे। ठीक है, अब जैसे ये मार्कर है, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, तो ये क्यों नीचे गिरा, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, जितनी भी हमारी बॉडीज है उनको क्या करती है, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, इसमें जो पहला मास हो जाता है वो क्या हो जाता है, मास ऑफ अर्थ, जो होता है 6.0 इंटू 10⁻24 kg के बराबर। ठीक है, जो हमारी मास ऑफ अर्थ है वो क्या है, 6.04 इंटू 6.0 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हाँ ऑब्जर्व करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, G m e m अपॉन r e स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, हमारा मास ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10⁻24 kg, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितनी है हमारी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, किलोमीटर में लिखेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। ठीक, चलिए ओके। तो अब यहाँ पे जब G m e और r स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो ये जो मास है वो कितना भी कम हो लेकिन ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ये मास अगर 1 किलोग्राम का भी है तो भी जब इसके कंपेरेबल रखोगे वैल्यूज यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जैसे हम मान लेते हैं ये मास 1 किलोग्राम है, तो अब देखते हैं कितना फोर्स ये लगाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24, और इसको 1 मान लिया है। ठीक है, तो और अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12। ओके, ये 12 ये कैंसिल होगी पावर, ये 1 पावर बचेगी। ठीक है, और 6.4 को अप्रोक्सीमेटली 6 ले लो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये 6.67 इंटू 6 और 6.4 का होल स्क्वायर करोगे इसके बराबर आएगा, तो क्या आएगा, एफ क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। ठीक,
तो अब देखिए, अब ये फोर्स हमारा ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। इसीलिए 1 किलोग्राम की भी बॉडी हो तो नीचे गिरेगी, कितनी फोर्स से नीचे गिरेगी, 10 न्यूटन से, ठीक, ओके। तो ये हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन, एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ क्या हम अर्थ के एकदम एंड पॉइंट से गिरा भी नहीं रहे हैं, किसी बीच से गिराएंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ का भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ओके। चलिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तभी ऑब्जर्वेबल है जब मास बॉडी का बहुत ज्यादा और रेडियस बॉडी की उसके कंपैरिजन कम हो, तभी हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ओके। अब इसी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें एक टर्म आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी लेके चल रहे थे अभी तक, जो भी क्वेश्चन निकाल रहे थे, जो भी हमने अभी तक सॉल्व किया था, जो क्वेश्चंस पीछे सॉल्व किए थे उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बात कर रहे थे, जी। तो ये जी है क्या एक्चुअल में, जी है क्या, ठीक। अभी हमने एक फोर्स का फॉर्मूला लिखा था एम ए, तो यहाँ पे अगर जी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एम जी लिखोगे। दूसरा अभी हमने लिखा जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक। और ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना जो अर्थ बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में लगाएगी, उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होगा, अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेट करेगी बॉडी अर्थ की सेंटर की ओर जाने के लिए, तो वही क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो एम जी इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, इससे जी क्या आएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज रखते हैं जी एम ई आर ई स्क्वायर की, तो क्या आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से जी की वैल्यू आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है, ओके। ये अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ पे इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मून पे चले जाएं तो ये नहीं रहेगा, मून पे जाने के बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि मून का मास चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगी। मून पे जाने के बाद ग्रेविटी क्या बचती है हमारी, G/6 टाइम कम हो जाती है अर्थ के, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे मास कम हो जाता है, रेडियस जो मून है वो कम हो जाती है, तो हमारा ये भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन जो हमारा जो वैल्यूज हैं वो कम हो जाती, तो ये 6 टाइम्स रिड्यूस हो जाती। अगर आपका वेट यहाँ पे मान लीजिए अर्थ पे ये 60 kg है, ठीक, तो मून पे जाने के बाद आपका मास 60/6 यानी कि क्या 10 kg बचेगा, ठीक। वहां पे आप जब वेट करोगे तो आप कितना बचेगा, 10 kg। मास आपका वही रहेगा, आपका जो इंडिविजुअल मास है वो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो मास और वेट दोनों अलग अलग क्वांटिटी होती है। मास क्या होता है, हम क्वांटिटी मेजर करते हैं कि उसके अंदर है कितनी क्वांटिटी, कितना उसका क्वांटिटी भरी हुई है, ठीक है। और वेट क्या होता है, उस पर जो ये फोर्स लग रहा होता है अर्थ की वजह से, या अगर मून पे तो मून की वजह से उसके सेंटर की ओर अट्रैक्ट करने के लिए, वो होता है वेट, ओके। तो हम एक्चुअल में डेली लाइफ में क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, ठीक है। आप जाते हो तो जब भी किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, आपने कहा 1 kg शुगर दे दीजिए, तो 1 kg शुगर वो क्या है, आप वेट, वो जब भी शुगर अपने उस पर बैलेंस पे रखेगा, बीम बैलेंस पे रखेगा, तो वो क्या होगा, जो ग्रेविटी है उसको अट्रैक्ट करेगी, तो उस पर क्या होगा, जी भी तो लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो लग रहा है, तो वहां पे क्या बोलते हैं, हम वेट बोलते हैं, वहां पे मास नहीं बोलते हैं, वहां पे वेट बोलते हैं। 1 kg वेट मतलब वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है, तो एफ क्या हो जाएगा वहां पे, एम जी। तो जी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको इस वक्त अगर मास कैलकुलेट करना है तो फोर्स डिवाइडेड बाई ग्रेविटी, ठीक है, ये करना होगा कि हाँ उसका मास कितना है, उसके लिए फोर्स डिवाइडेड बाई ग्रेविटी, कितना फोर्स उस पर लग रहा है डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू, तब आपको पता चलेगा उस बॉडी का मास कितना है, ओके। तो मास और वेट दोनों अलग अलग क्वांटिटी होती है, उनको मिक्सअप मत करिएगा। फिर अब इसमें अगला जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसके बारे में बात की हुई है। फिर उसके बाद वीक फोर्सेस के ये न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक फोर्सेस के बारे में बात की। फिर उसके बाद इसमें 12 न्यूमेरिकल्स है जो हम ये आगे करेंगे। अभी जो जैसे मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि हम न्यूटन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये जितना भी फोर्स की पूरी भी कहानी है वो न्यूटन से ही शुरू हुई है, ठीक है। आप लोगों ने सबने वो कहानी सुनी होगी कि उनके सर पे एप्पल गिरा और जाके उन्हें ग्रेविटी की फोर्स करी। तो ऐसा तो है नहीं कि एप्पल गिरा और तुरंत जाके दौड़े और जी की वैल्यू 9.8 लिख दी, नहीं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे उन्होंने, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। उसके बाद धीरे धीरे जाके उन्होंने ये चीज खोजी होगी कि हाँ जी की वैल्यू क्या है, 9.8 है, ठीक है।
ऐसा नहीं है बस एप्पल गिरा दौड़े लैब में गए 9.8 जी की वैल्यू लिख दी, ये नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं बहुत सारे जे, और उसको यूनिवर्सली प्रूव भी करना पड़ता है। ये नहीं आपने लिख दिया जी की वैल्यू ये 10 है तो वो फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ जी की वैल्यू एक्चुअल में है ये। आप यहाँ पे मेजर करो, वहां पे मेजर करो, अर्थ पे कहीं पे भी मेजर करो, जी की वैल्यू 9.8 है। तो ये चीजें उन्होंने करी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तब। और एक चीज न्यूटन की लाइफ से जो सीखी है, आजकल क्या होता है जैसे बच्चे बोलते हैं सर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है, डिप्रेशन एक बीमारी है मानते हैं, ठीक है, और हम ये नहीं कह रहे कि वो उसको हम एज अ डिसीज नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो भी डिसीज है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए आपको खुद से उसमें बाहर आना पड़ता है, कोई दूसरा आपको खींच के बाहर नहीं लाएगा। ठीक, न्यूटन की जो लाइफ है, जिसने भी स्टोरी पढ़ी होगी वो जानता होगा, जिसने नहीं पढ़ी उसको बता रहे हैं कि जब उनकी बर्थ भी नहीं हुई थी तो उनके बर्थ के 3 मंथ पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई, ठीक है। उनका बर्थ हुआ जब वो 3 इयर्स के थे, तभी उनकी जो मदर थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और उसके बाद उन्होंने जो न्यूटन को अपनाने से मना कर दिया। उनके जो स्टेप फादर थे, सौतेले पिता थे, उन्होंने क्या किया, न्यूटन को अपनाने से मना कर दिया। तो अब न्यूटन को बचपन में ना माँ का प्यार मिला ना पिता का प्यार मिला, वो किसके पास रहे, नानी के पास रहे। तो अब वो हमेशा ये चीज सोचते थे कि मैं अपने जो स्टेप फादर हैं और मदर हैं उनको मार दूंगा, उनके घर में आग लगा दूंगा, उनको जान से मारने की धमकी भी देते थे, ऐसा वो करते थे। और वो बहुत डिप्रेस रहते थे, मतलब ऐसा था कि उनका जो बर्थ हुआ था उस टाइम पे उनका वेट कम था, ठीक है। उसका जैसे उनकी फैमिली कंडीशंस रही, उनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, उनको छोड़ दिया, उनको कंसीडर भी नहीं किया, तो उनका जो ब्रेन था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा, वो भी डिप्रेशन में रहने लगे, ठीक है। और वो ऐसे डिप्रेशन में रहने लगे कि मतलब वो स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं करते थे, तो बिल्कुल भी एक क्या कहते हैं, जैसे आपके क्लास में होता है जो जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप उसको डम्बो बोलते हो या बोलते हो कि ये बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसको उसका मजाक बनाते हो। तो ऐसे ही न्यूटन थे, उनकी क्लास में सब उनका मजाक बनाते थे, ठीक है। वो इतना पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करी। क्या हुआ, जब उनके क्लास के जो बच्चे उन्होंने उनका मजाक बनाना शुरू किया, तो उन्होंने एज अ रिवेंज, वो क्या थे बच्चे ये बचपन से बहुत गुस्सैल हुआ करते थे, तो उन्होंने एज अ रिवेंज लिया, ठीक है, कि मैं इस बच्चे से बदला लूंगा, इससे अच्छे नंबर ला के दिखाऊंगा। तो उन्होंने उस रिवेंज को पॉजिटिव वे में लिया। किसी ने उसका मजाक बनाया तो उसको निगेटिव वे में नहीं लिया, उसको पॉजिटिव वे में लेके उससे अच्छा बनने की कोशिश करी। और फिर जो क्या आप मैथ्स में कैलकुलस पढ़ते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हो, किसी भी जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो उसको एक्सपेंड कर सकते हो, 1 + x की पावर n जो भी हो उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअल में न्यूटन की दी हुई है, ठीक है। और इसी तरह से कैलकुलस जो पूरी है वो भी न्यूटन की दी हुई है। तो एक ऐसा बच्चा जो बचपन से इतना सारी चीजें फेस किया हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ाई भी इतनी नहीं होती थी, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, केवल उसको उन लोगों को लैंग्वेज सिखा दी जाती थी, थोड़े बहुत ये मैथमेटिक्स सिखा दी जाती थी कि हाँ अपना काम चला सकें, क्योंकि उस वक्त फार्मर ट्रेडर्स ये सब होते थे, ठीक है। उनको इतनी मैथ सिखाई जाती थी कि वो अपना कैलकुलेशन कर सकें, उसके आगे नहीं सिखाई जाती थी। उनको क्या किया जाता था, बस मेनली फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता था। उनकी मम्मा भी यही चाहती थी कि वो फार्मर बने, ठीक है, उनको स्कूल भेजना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनके जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने उनके कहने पे वो स्कूल गए, ठीक है। स्कूल में ऐसी पढ़ाई की कि आज ये न्यूटन का हर फील्ड में नाम है, चाहे वो ऑप्टिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, ठीक है, चाहे वो थर्मोडाइनमिक्स हो, किसी भी फील्ड में आप देखो कहीं ना कहीं आपको न्यूटन मिल जाएंगे, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मिल जाता है थर्मोडाइनमिक्स में, और न्यूटन रिंग मिल जाता है ऑप्टिक्स में, ठीक है। और जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की भी डिस्कवरी इन्होंने की थी। पहले जो टेलीस्कोप थे उसमें क्रोमेटिक एब्रेविएशन आ रहा था, मतलब कलर्स आ रहे थे तो इमेज अच्छी नहीं दिख रही थी। गैलीलियो गैली ने जो टेलीस्कोप डिस्कवर किया था उसे जो इमेज थी वो बहुत क्लियर नहीं थी, ठीक है, तो उसको इन्होंने करेक्ट किया। तो ऑप्टिक्स में भी ये है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो आपकी जो न्यूटन के जो आप पढ़ते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स में न्यूटन को पढ़ते हो, ठीक है। मैकेनिक्स तो आप पूरी न्यूटन को पढ़ते ही हो, ठीक है। तो ये एक डिप्रेस बच्चा और आज इतना सक्सेसफुल, तो ये हो सकता है, ठीक है। कैसे हुआ, उनकी विल पावर से। उन्होंने सोचा कि नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है। आप वो भी ये सोच के बैठ के आते कि हम कर ही नहीं सकते, तो क्या होगा, कुछ नहीं कर पाते। तो आप लोगों के लिए भी यही सजेशन, जो इस वक्त बच्चे जैसे
लॉकडाउन की वजह से घर पे हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग जैसे नीट और इन सबके एग्जाम्स होने वाले, तो उनके ऐसे डिप्रेस है कि सर हम कैसे एग्जाम देंगे, हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है, हमने भी प्रिपरेशन नहीं की थी, पोस्टपोन हो जाएगा एग्जाम, ये वो। तो उन सब के बारे में मत सोचो, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ो। एग्जाम होते या नहीं होते ये तो अथॉरिटीज़ के ऊपर है, ठीक है। आप वो सब अथॉरिटी पे छोड़ दो, उस पर आप ध्यान मत दो। आप क्या करो, केवल अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। होते हैं तो बेस्ट है, जाके दो, नहीं होते तो कोई बात नहीं, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, और प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा तो आप प्रिपरेशन करते रहो अपनी। आप उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो कि हम उसको ये प्रोटेस्ट करेंगे, हम एग्ज़ाम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके। और जो एक छोटी सी बात और करेंगे कि जैसे क्या होता है कि जैसे आजकल बच्चे बोल रहे हैं कि सर घर पे पढ़ाई करने का मन नहीं लगता। तो न्यूटन के टाइम में क्या हुआ था, 1665 से 1667, ओके, ये 2 साल जहाँ पे न्यूटन रहते तो वहाँ प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी। तो 2 साल वहाँ पे कोई एकेडमिक ईयर नहीं हुआ था, एकेडमिक ईयर 0 था। मतलब जैसे इस वक्त कोरोना फैला हुआ, वैसे उस वक्त प्लेग ऐसी बीमारी थी उस वक्त कि उसका कोई इलाज नहीं था, ठीक है। तो सब बच्चे सब सारे स्कूल बंद कर दिए थे, तो 2 साल वो घर पे रहे, ओके। अब जितनी भी न्यूटन की इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं वो इन्होंने इन्हीं 2 साल में की। पढ़ के जब उनका स्कूल बंद हो गया तो वो वापस आ गए, फिर वो घर पे आके बैठे नहीं, वो घर पे आके अलग अलग चीजों से एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। एक होल से लाइट आ रही थी, उसके सामने प्रिज्म रखा तो उसमें देखा 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके पीछे जानने की कोशिश की वो 7 कलर्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो जो सेब वाली कहानी पढ़ते वो इन्हीं 2 सालों के बीच में है, ठीक है। कि जब वो बैठे थे अपने गार्डन में, सेब उनके ऊपर गिरा तो उन्होंने जाके फिर ग्रेविटी की डिस्कवरी की। तो सब चीजें क्यों कब करी, 2 साल में। अगर वो 2 साल ये सोच के बैठ जाते कि हमारा ये एग्जाम होगा ही नहीं, स्कूल खुलेगा ही नहीं, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये नहीं सोचा उन्होंने इन 2 साल को यूटिलाइज किया। तो यही चीजें आपके लिए भी हैं कि आप ये यूटिलाइज करो ना टाइम, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छी अच्छी डिस्कवरीज करो। आप तो इस वक्त ये ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कितनी सारी डिस्कवरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। उनको स्टडी करो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। जितने आपके क्वेश्चन है, इनफाइनाइट क्वेश्चन डालो। उस वक्त तो ये न गूगल होता था न इंटरनेट होता था कि कैसे ये हम अपने क्वेश्चन डाउट पूछें। आजकल तो आपके पास इंटरनेट है, जितने भी मन में डाउट्स आ रहे हैं सब पूछते जाओ। उस वक्त आपका कॉलेज चलता है तो आपको होमवर्क मिलता था, करते थे। अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही, होमवर्क मिल रहा है, कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप उतना बर्डन नहीं है कि जाना है आना है, ठीक है, इतना बर्डन नहीं है, घर पे हो, ये अच्छा टाइम मिले, जितनी भी आपकी क्यूरियोसिटी उसको जगाओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जितनी आप क्यूरियोसिटी सॉल्व करोगे उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, ठीक। क्यूरियोसिटी का यही डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि जितनी आप सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा वो बढ़ेगी, ठीक। आप एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, ठीक है, जानने की कोशिश करोगे कि ऐसे हुआ, तो उसके पीछे 1000 क्वेश्चन और निकल के आएंगे कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये सब निकल के आएगा। और जब ये चीजें आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ये फिजिक्स या साइंस क्या है, क्यूरियोसिटी है। जितनी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जितने आपको जानने की कोशिश करोगे, उतने ही आपको साइंस में मजा आएगा। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो साइंस हो, चाहे दूसरे भी बैकग्राउंड, समझे नहीं कह रहे साइंस बैकग्राउंड, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड हो। जितनी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जितनी आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, उतना ही आप बेटर बनोगे, ठीक है। तो कोशिश यही करो, जितना आपको ये टाइम मिल रहा है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक, तो उसमें फोकस करो। साथ में अपनी जो भी क्यूरियोसिटी, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पुट अप करने की कोशिश करो, यूट्यूब पे पुट करो, ठीक है। आपके अपने टीचर्स से पुट करो कि ये सर ऐसे क्यों होता है, ठीक है, गूगल पे पुट करो, ठीक है। तो इस तरह से जानने की कोशिश करो, ओके। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत बातें हो गई, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स खत्म कर देंगे। तो ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और उसके अगले लेक्चर में क्या है, इसमें 12 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक। तो उसमें से 2 न्यूमेरिकल तो ऐसे हैं जिसमें आपको खुद से करना है, ठीक। तो केवल 10 न्यूमेरिकल्स होंगे कराने वाले, तो वो करा देंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो ये लेक्चर नंबर 20 तक फिनिश हो जाएगा। फिर 21 से हम बात करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की, जहाँ पे फिर से न्यूटन के बारे में बात करेंगे, फिर से उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर से उनकी डिस्कवरी जो भी है वो आपको बताएंगे, जो उनकी अदर देन बुक से अदर जो नॉलेज है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज का लेक्चर आई होप सबको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। न्यूटन की स्टोरी जो सुनी है वो भी अच्छी लगी होगी।
और पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो करिए, वीडियो लाइक करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।